हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर सेकंड लेके आई हूँ। और सैम्पल पेपर फर्स्ट मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख लीजिए। और 6 मार्च को सेम इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा। टाइमिंग रहेगी 3 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेने हैं। पेपर में 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन का रहेगा, जिसमें आपको पढ़ करके आंसर देना है। सेक्शन बी राइटिंग का, और सेक्शन सी ग्रामर, और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का, जो कि अभी हम पेपर में देख लेंगे। शुरू करते हैं। सेक्शन ए, इसमें 2 पैसेज दिए होंगे, फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज। सबसे पहले फैक्चुअल पैसेज है जो 100 वर्ड्स का है और 6 नंबर का है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। और पैसेज है, व्हाट आर वोल्केनोज? इन अपीयरेंस इट लुक्स लाइक ए कॉन शेप्ड माउंटेन। व्हाट आर वोल्केनोज? ज्वालामुखी क्या है? वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। इन अपीयरेंस दिखने में, इट लुक्स लाइक कॉन शेप्ड माउंटेन, ये शंकु आकार के पर्वत के रूप में दिखते हैं, यानी कि दिखने में शंकु आकार के पर्वत जैसे होते हैं। बट द टॉप ऑफ द कॉन इज रेदर फ्लैट एंड हॉलो। बट द टॉप ऑफ कॉन, लेकिन शंकु का जो शीर्ष है, टॉप है इसका, इज रेदर फ्लैट एंड हॉलो, अपेक्षाकृत सपाट और खोखला है। दिस इज द क्रेटर विच इज एट इट वर द माउथ ऑफ द वोल्केनो। दिस इज द क्रेटर, यह गड्ढा है, विच इज एज इट वर, जो कि मानो द माउथ ऑफ द वोल्केनो, ज्वालामुखी का मुंह है। यानी कि वह गड्ढा है जो मानो ज्वालामुखी का मुंह है। द वोल्केनो इज फॉर्म्ड बाय मैटर रॉक कमिंग अप फ्रॉम बिलो द अर्थ्स क्रस्ट बाय मोल्टन रॉक। द वोल्केनो इज, ज्वालामुखी है, फॉर्म्ड बाय मैटर रॉक, तरल चट्टान के रूप में, कमिंग अप फ्रॉम बिलो द अर्थ्स क्रस्ट, कमिंग अप ऊपर आता है, फ्रॉम बिलो जैसे, द अर्थ्स क्रस्ट पृथ्वी की सतह से। यानी ज्वालामुखी जो है वो एक तरल चट्टान के रूप में है, जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे से ऊपर की ओर आता है। बाय मोल्टन रॉक वी मीन रॉक विच इज सो हॉट दैट इट रन्स लाइक लिक्विड, दिस रॉक इज कॉल्ड लावा। बाय मोल्टन रॉक, तरल चट्टान से, वी मीन हमारा मतलब है, रॉक विच इज सो हॉट, चट्टान जो कि इतनी गर्म है, दैट इट रन्स लाइक लिक्विड, जो कि तरल रूप में बहती है, दिस रॉक इज कॉल्ड लावा, और इस चट्टान को लावा कहते हैं। यानी कि तरल चट्टान से हमारा मतलब यह है कि वह चट्टान जो इतनी गर्म है कि वो तरल रूप में बहती है, पानी की तरह वो बहती है, और उसको, उस चट्टान को लावा कहते हैं। और ये हम भी जानते हैं कि ज्वालामुखी से जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो उसे हम लावा कहते हैं। इमेजिन ए सॉर्ट ऑफ पाइप coming up from deep down in the earth's surface, passing through the rocks of the earth's crust and coming up to the crater. Imagine, कल्पना कीजिए, a sort of pipe coming up from deep down in the earth's surface, कल्पना कीजिए कि धरती की सतह के नीचे से एक पाइप निकल रहा है, passing through the rocks of the earth's crust and coming up to the crater, जो कि धरती की सतह की चट्टानों से होते हुए क्रेटर तक आ रहा है। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि धरती की सतह के नीचे एक तरह का पाइप निकल रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह की चट्टानों से होते हुए क्रेटर तक आ रहा है, यानी उस गड्ढे तक आ रहा है। द लावा फोर्सेस इट्स वे अप दिस पाइप एंड ओवरफ्लोज टू फॉर्म द साइड्स ऑफ द वोल्केनो। द लावा फोर्सेस इट्स वे अप दिस पाइप, उस पाइप से लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, एंड ओवरफ्लोज टू फॉर्म द साइड्स ऑफ द वोल्केनो, और ज्वालामुखी के किनारों को बनाने के लिए बहता है। The volcanic mountain is therefore found in the areas where the Earth's surface is for some reason weak and cannot resist the pressure of the molten lava. The volcanic mountain is therefore, और ज्वालामुखी पर्वत इसलिए, found in the areas, पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, where the Earth's surface, जहाँ पर पृथ्वी की सतह, is for some reason, किन्हीं कारणों की वजह से, weak, कमज़ोर, and cannot resist, प्रतिरोध नहीं कर सकती, द प्रेशर ऑफ द मोल्टन लावा, इस बहते हुए लावे के दबाव को। यानी कि ज्वालामुखी पर्वत वहाँ पर पाए जाते हैं जिन एरिया में पृथ्वी की सतह इतनी कमज़ोर होती है कि वो लावा के दबाव को सहन नहीं कर सकती, लावा के दबाव का प्रतिरोध नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से पैसेज कंप्लीट होता है। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मोल्टन रॉक? तरल चट्टान की अवस्था क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
यानी बहती हुई चट्टान की अवस्था तो तरल ही है ना, तो लिक्विड है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड द, ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है क्रेटर, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी रॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्रेटर। वोल्केनो का जो मुंह है उसको क्रेटर कहते हैं, गड्ढा सा होता है। नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉल्टन रॉक? तरल चट्टान से मतलब क्या है? तरल चट्टान का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी की सतह। ऑप्शन बी रॉक्स विच इज हॉट एंड रन्स लाइक लिक्विड, वह चट्टान जो गर्म है और लिक्विड की तरह बहती है। ऑप्शन सी अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। ऑप्शन डी क्रेटर यानी गड्ढा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉक विच इज हॉट एंड रन्स लाइक लिक्विड, वह चट्टान जो गर्म है और लिक्विड की तरह बहती है उसको मोल्टन रॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ वोल्केनोज लुक लाइक? ज्वालामुखी दिखने में कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए है कॉन्सेप्ट माउंटेन, शंकु के आकार के पर्वत। ऑप्शन बी है फ्लैट एंड हॉलो लैंड, सपाट और खोखली जमीन। ऑप्शन सी फ्लैट लैंड, सपाट जमीन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी वोल्केनोज दिखने में कॉन्सेप्ट माउंटेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वर्ड है हॉल, यानी हॉल वर्ड का पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है। ऑप्शन ए फ्लैट यानी सपाट, ऑप्शन बी हॉलो यानी खोखला, ऑप्शन सी क्रेटर यानी गड्ढा, ऑप्शन डी मोल्टन यानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉल यानी भी खोखला ही होता है, उसको छेद, और हॉलो यानी भी खोखला। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज बम्पी, यानी पैसेज में से बम्पी वर्ड का अपोजिट ढूंढना है, और बम्पी यानी होता है उबड़ खाबड़, तो इसका अपोजिट है ऑप्शन ए हॉलो यानी खोखला, ऑप्शन बी रॉक यानी चट्टानी, ऑप्शन बी फ्लैट यानी सीधा या सपाट, ऑप्शन डी वीक यानी कमज़ोर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लैट यानी सीधा। ये बम्पी यानी उबड़ खाबड़, तो ये इसका अपोजिट है। तो इसी के साथ ही सेक्शन ए का फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। और अब है सेक्शन ए का पैसेज सेकंड, जो कि डिस्कर्सिव पैसेज है 250 वर्ड्स का और 9 नंबर का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। वी वॉन्ट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। वी वॉन्ट प्योरिटी, हम शुद्धता चाहते हैं। प्योर फूड, शुद्ध भोजन। प्योर वाटर, शुद्ध पानी। प्योर एयर, शुद्ध हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, हम शुद्ध वातावरण तलाशते हैं, यानी हम शुद्ध वातावरण चाहते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। वी यर्न, हम तरसते हैं, फॉर प्योर हार्ट, पवित्र दिल, एंड प्योर लव, और पवित्र प्यार के लिए, यानी कि हम पवित्र प्यार और पवित्र दिल के लिए हम तरसते हैं। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। प्योर यानी पवित्र या शुद्ध, दोनों इसके मतलब होते हैं। वी प्रीफर, हम पसंद करते हैं, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध वातावरण, एंड प्योर सोसाइटी, और शुद्ध समाज। हम शुद्ध समाज और शुद्ध वातावरण पसंद करते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। वी आर फॉन्ड, हम शौकीन हैं, ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के, शुद्धता के। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता जो है, पवित्रता जो है, वो हेल्थ को बढ़ावा देती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजीरियस टू हेल्थ। इम्प्योरिटीज़, अपवित्रता, अशुद्धता, आर इंजीरियस, हानिकारक है, टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, यानी कि अपवित्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी प्रोवाइड्स, पवित्रता देती है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, यानी पवित्रता मन की शांति देती है। इम्प्योरिटीज़ इम्पेयर द माइंड। इम्प्योरिटीज़, अशुद्धता, इम्पेयर खराब करती है, द माइंड, मन को, यानी अशुद्धता मन को खराब करती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। बोथ फॉर, दोनों के लिए, बॉडीली हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, एंड मेंटली हेल्थ, और मानसिक स्वास्थ्य, वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की आवश्यकता है। यानी जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें शुद्धता की, पवित्रता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। वी डू रिक्वायर, हमें आवश्यकता है, एनवायरमेंटल प्योरिटी, वातावरण की शुद्धता, फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए, यानी हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें वातावरण की शुद्धता की ज़रूरत है, आवश्यकता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ बॉडी,
शरीर की शुद्धता इज फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप दिखने में स्वस्थ है, तो आपकी वो बॉडी की पवित्रता, आपकी बॉडी की शुद्धता, यानी कि आप प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसॉलिड ट्रूथ, प्योरिटी ऑफ स्पीच वचन की शुद्धता, अनसॉलिड ट्रूथ निष्कलंक सच है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फलेस लव, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, मन की पवित्रता निस्वार्थ प्रेम है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, विचारों की शुद्धता धार्मिक कारण है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड मन की शुद्धता इज होलसम पीस शांति है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, प्योरिटी ऑफ एक्शन कर्मों की शुद्धता इज सिंसियर ईमानदार एंड सेल्फिश सर्विस और निस्वार्थ सेवा है। यानी कर्मों की पवित्रता ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा है। इस पैसेज के अंदर पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में बताया गया है कि हम किस तरीके से, हमें चारों तरफ से हमें पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, तो हम भी किस तरीके से शुद्ध और पवित्र रह सकते हैं अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने शरीर से, अपने मन से ईमानदार रह करके और निस्वार्थ सेवा करके हम अपने कर्मों को पवित्र कर सकते हैं। शांति से हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, प्योरिटी ऑफ सोसाइटी समाज की पवित्रता इज हार्मोनियस यूनिटी सामंजस्यपूर्ण एकता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल इलेवेटिंग सेरेनिटी, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की पवित्रता आत्मा को ऊपर उठाने वाली शांति है। इन द महाभारत, महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। इन द महाभारत, महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रोचक प्रसंग है, टू इलुस्ट्रेट दर्शाने के लिए, द नेचर ऑफ प्योरिटी पवित्रता की प्रकृति को। यानी महाभारत में पवित्रता की प्रकृति को दर्शाने वाला एक रोचक प्रसंग है। द पांडव्स एंड कौरव्स वर द्रोणाज डिसिपल्स, पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रेसेप्टर द्रोण फॉर ए टेस्ट, एक बार वे बुलाए गए बाय द प्रेसेप्टर द्रोण, गुरु द्रोण के द्वारा, फॉर ए टेस्ट एक परीक्षा के लिए, यानी एक परीक्षा के लिए एक बार वो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बुलाए गए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, वाज आस्क्ड टू ब्रिंग, युधिष्ठिर को कहा गया टू ब्रिंग लाने के लिए, वन बैड पर्सन एक बुरा आदमी, फ्रॉम द सोसाइटी समाज से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरवों में जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, वाज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर, और कौरवों में जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, वाज आस्क्ड कहा गया टू फैच वन गुड पर्सन एक अच्छा आदमी लाने के लिए, फ्रॉम द सेम सोसाइटी उसी समाज में से, इन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में से। यानी दोनों चचेरे भाइयों को हस्तिनापुर में से एक एक आदमी लाने के लिए कहा गया, लेकिन युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी लाने के लिए कहा गया, दुर्योधन को एक अच्छा आदमी लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थ्रो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, काफ़ी खोजबीन के बाद बोथ द कजिन्स दोनों चचेरे भाई रिटर्न्ड लौटे, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, यानी बहुत खोजने के बाद में भी दोनों भाई खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरी वन टू बी पायस एंड प्योर, द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर पवित्र मन के युधिष्ठिर ने फाउंड पाया एवरी वन प्रत्येक को, टू बी पायस एंड प्योर। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरी वन टू बी एविल एंड इम्प्योर, द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन पवित्र मन वाले दुर्योधन ने फाउंड पाया एवरी वन प्रत्येक को, टू बी एविल बुराइयों से भरा हुआ, एंड इम्प्योर अशुद्ध, यानी अपवित्र मन वाले दुर्योधन ने प्रत्येक में बुराई देखी और अपवित्रता ही देखी। एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा मन होता है वैसी ही दृष्टि होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, प्योरिटी ऑफ माइंड मन की पवित्रता मैक्स बनाती है आवर विजन हमारी दृष्टि को, वर्ड्स हमारे वचनों को, एंड डीड्स प्योर कर्मों को शुद्ध, यानी हमारे मन की पवित्रता ही हमारी दृष्टि को, हमारे वचनों को और हमारे कर्मों को शुद्ध बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, करने की भी शक्ति है। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई का कोई स्थान नहीं है शुद्धता के सामने, पवित्रता के सामने, यानी पवित्रता के सामने बुराई का कोई स्थान नहीं है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, ये शुद्धता का सामना नहीं कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस तरीके से अंधकार सूर्य का सामना नहीं कर सकता है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, इसे केवल पवित्रता में बदला जा सकता है। तो ये पैसेज कंप्लीट होता है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन क्यों हैं? तो इसका आंसर है
वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट डज प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव? आंसर है इसका पैसेज में तो यहाँ से यहाँ तक है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव ए फिजिकल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू वी लॉन्ग फॉर? हम किसकी तलाश करते हैं? तो इसका आंसर है वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसॉलिड ट्रूथ, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वाज द्रोण? द्रोण कौन था? पांडव और कौरवों के गुरु थे। तो या इसमें ये वर्ड दिया हुआ है प्रिसेप्टर एंड द कौरवास प्रिंसेस, यानी कौरव और पांडव राजकुमारों के वो गुरु थे। या प्रिसेप्टर यानी भी उनके गुरु ही है। व्हाट इज द प्योरिटी? थॉट, माइंड एंड एक्शन, विचार, मन और कर्म की पवित्रता क्या है? तो आंसर है इसका यहाँ से यहाँ तक। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज द सेइंग एज इज द माइंड सो इज द विजन ट्रू ऑन दुर्योधन? ये दुर्योधन पर किस प्रकार से कहा गया कि जैसा मन होता है वैसी ही दृष्टि होती है? तो आंसर है इसका द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर एज इज द माइंड सो इज द विजन। 7 है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज राइटियस, और राइटियस यानी धर्मनिष्ठ या धार्मिक, और इसका आंसर है पैसेज में पायस। पायस यानी भी धार्मिक या धर्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एब्सेंस, और एब्सेंस वर्ड का पैसेज में से अपोजिट वर्ड ढूंढना है। एब्सेंस यानी अनुपस्थित और प्रेजेंस यानी उपस्थित। ये रहा प्रेजेंस। इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं सेक्शन बी, जो कि सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, और इसमें भी ऑप्शन में है क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला है लेटर का, सेकंड वाला ईमेल का। आपको जो भी अच्छे से आता हो वही कर लेना है। यहाँ पर हम लेटर वाला करेंगे, ईमेल वाला मैंने पिछले पेपर में आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर। कल्पना कीजिए कि आप अंकित और सुभाष नगर अजमेर में रहते हैं। यू वांट ए कैमरा ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस, और आप एक कैमरा चाहते हैं ग्रीष्म अवकाश के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड यू हिज कैमरा। अपने मित्र को पत्र लिखिए उससे अपना कैमरा उधार देने के लिए। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है वाई डू यू नीड ए कैमरा, आपको कैमरे की ज़रूरत क्यों है। सेकंड है हु विल ऑपरेट इट, कौन इसे चलाएगा। थर्ड है वेयर विल यू टेक इट, आप इसे कहाँ लेके जाओगे। फोर्थ है वेयर विल यू रिटर्न इट, आप इसे वापस कब लौटाओगे। तो देखते हैं इसका लेटर। तो ये देखिए लेटर इस तरीके से लिखना है अ लेटर रिक्वेस्टिंग योर फ्रेंड टू लैंड यू हिज कैमरा। आपको एड्रेस लिख देना है 85 सुभाष नगर, आप यहाँ पे 85 65 कुछ भी कर सकते हैं। नीचे फिर अजमेर, और उसके बाद डेट लिखनी है आपको 10 मई 2025, जिस भी सन में आप लिख रहे हैं। तो और उसके बाद में सैल्यूटेशन वर्ड माय डियर फ्रेंड, और उसके बाद में मैन बॉडी पार्ट। यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट आई एम गोइंग टू शिमला विद माय फ्रेंड्स इन कमिंग समर वैकेशंस। तुम्हें ये जान करके बहुत खुशी होगी कि मैं शिमला जा रहा हूँ अपने मित्रों के साथ आने वाले ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में। वी वॉन्ट टू टेक ए कैमरा विद अस टू टेक ब्यूटीफुल स्नैप्स। हम कैमरा लेके जाना चाहते हैं हमारे साथ सुंदर फोटोज़ लेने के लिए। आई नो दैट यू हैव ए कैमरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कैमरा है। विल यू प्लीज़ लैंड में इट फॉर ए मंथ, क्या तुम मुझे 1 महीने के लिए इसे उधार दोगे। सेंड मिट बाय May 20, कृपया इसे 20 मई तक मेरे पास भेजें। इस तरीके से यहाँ पे मैन बॉडी पार्ट लिख देना। उसके बाद कोटिया सेंडिंग प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा आदर देना। और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस योर सिंसियरली, और उसके बाद में नेम जो लेटर में दिया हो। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट याद रखना है, चाहे से वो लेटर का हो या ईमेल का हो। सब्जेक्ट जो भी दिया हो आपको उस फॉर्मेट में केवल उसको लिख देना है, और काफ़ी क्लूज तो आपको पेपर में ही मिल जाएंगे। नंबर 4 है सेक्शन बी का राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। इसमें जो आउटलाइंस दी हुई है उसके हेल्प से या उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी लिखनी है, उसका टाइटल भी लिखना है और मोरल भी लिखना है। द हंग्री फॉक्स एंड द ग्रैप्स, वो वाली स्टोरी है। तो देखते हैं इसकी स्टोरी। द फॉक्स एंड द ग्रैप्स। वंस देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। वन डे सी वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी थी। सी वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में निकली। सडनली सी सा ए वाइन ऑफ ग्रैप्स, सी वेंट देयर, वो वहाँ गई। हर माउथ वाटर्ड,
उसके मुंह में पानी आ गया। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट देम, और वह उन्हें पाने के लिए बार बार कूदी। बट शी कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। शी लुक्ड एट देम विद ग्रीडी आइज, उसने अंगूरों की तरफ लालची आंखों से देखा। सी वॉज हेल्पलेस, लेकिन वह मजबूर थी। सी सेड दैट द ग्रेप्स आर श्योर एंड वेंट अवे, और उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं और चली गई। तो इसकी मॉरल है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर। जब अंगूर पहुंच से दूर होते हैं तो खट्टे बताए जाते हैं, यानी कोई भी काम में जब सफलता नहीं मिलती है तो उसमें कमियां निकाली जाती हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। इसमें टाइटल दे देना आपको, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और मॉरल भी लिख देना है। नेक्स्ट है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में हैं और एक करना है। फर्स्ट वाला करते हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण पे है ये फोटो। द पिक्चर गिवन अबाउट डिस्क्राइब हाउ मैन इज पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। ऊपर दी गई पिक्चर बता रही कि मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। द एयर इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय द हार्मफुल एमिशन ऑफ स्मोक्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स और वर्कशॉप। वायु को वाहनों तथा फैक्ट्रियों, मिलों या वर्कशॉप की चिमनियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं के द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। इट कॉजेज मैनी डिजीज लाइक अस्थमा, आई फ्लू, हेडेक, और इसकी वजह से दमा, आई फ्लू, सिर दर्द जैसी कई बीमारियां हो रही है। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय अनवांटेड साउंड्स कमिंग आउट ऑफ मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण जो है वो फैक्ट्रियों की मशीनों, संगीत वाद्य यंत्रों और लाउड स्पीकरों से आने वाली अनवांटेड, अवांछित ध्वनियों से, साउंड से होता है। वाटर इज पॉल्यूटेड बाय द वास्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन। जल प्रदूषण जो है उद्योगों तथा मानवों के अपशिष्टों द्वारा होता है। टेकल द प्रॉब्लम, एजुकेशन, लॉ एंड इकोनॉमिक्स आर नेसेसरी। और इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा, कानून और अर्थव्यवस्था जरूरी है। तो इस तरीके से आपको पॉल्यूशन पे लगभग 80 वर्ड्स में आपको ये कर देना है। शुरू करते हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का है, और ये लगभग 12 नंबर की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो अगर टेंस पहचान जाएंगे तो करेक्ट फॉर्म फिल करना आसान हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के सम वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोहित ब्लैंक लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। तो ये देखिए इसमें कौन सा टेंस है। यहाँ पर देखिए फॉर का यूज हुआ है समय के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बता रहा है। और इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है रोहित, और रोहित यहाँ पे सिंगुलर है, तो हैज बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी लर्निंग हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स। रोहित 5 साल से उर्दू सीख रहा है। सेकंड है, आई ब्लैंक शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। अब यहाँ पे जो टुमारो वर्ड है वो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान बता रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनेट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ सेल यूज होता है, पर आजकल सभी के साथ विल यूज होता है। तो आई विल शो, तो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कल दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन है, ही ब्लैंक टू मी ऑन एवरी संडे। और यहाँ पे देखिए ऑन एवरी संडे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बता रहा है, एक जनरल हैबिट की बात बता रहा है कि प्रत्येक संडे को वह मेरे पास आता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, तो वर्ब होगी यहाँ पर कम्स, जो कि ए ऑप्शन में है। और आंसर होगा ही कम्स टू मी ऑन एवरी संडे, वह प्रत्येक संडे को मेरे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय द नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो टेंस की पहचान बताएंगे, और यहाँ पे भी देखिए बाय द नेक्स्ट ईयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान बता रहा है। फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही, जो कि सिंगुलर है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विल हैव पास्ड। और सेंटेंस बनेगा बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव पास्ड हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। अगले साल तक वह सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर चुका होगा। नंबर 7 है, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके फिर से लिखना है। और क्वेश्चन है आई सेड टू अनिल आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो इसका इस तरीके से बनेगा आई टोल्ड अनिल, उसके बाद दैट, और यहाँ पे देखिए आई है जो कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन भी आई है यहाँ पे, तो आई रहेगा। और वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर, वैसे का वैसे रहेगा। और यू सुनने वाले के अनुसार चेंज हो जाएगा, सुनने वाला है अनिल, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। और सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड अनिल दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम। नंबर 7 का सेकंड है रामलाल सेड टू भोली कम विद मी आई विल टेक यू टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर दिया गया है रामलाल द्वारा भोली को, तो यहाँ पे आएगा रामलाल ऑर्डर्ड भोली, का गो हो जाएगा टू लग करके, तो टू गो विद मी फर्स्ट पर्सन है तो कहने वाले के अनुसार चेंज हो जाएगा, और कहने वाला है रामलाल तो उसके अनुसार हिम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है सेंटेंस, तो यहाँ पे एंड एडेड कर देंगे। और उसके बाद दैट सेकंड जो सेंटेंस है उसका भी देखिए आई तो कहने वाले के अनुसार चेंज होगा, तो रामलाल तो ही हो जाएगा, यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है जो सुनने वाले के अनुसार चेंज होगा, और सुनने वाला यहाँ पर भोली तो उसके अनुसार हर हो जाएगा यहाँ पे। और टू स्कूल वैसे का वैसे रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा रामलाल ऑर्डर्ड भोली टू गो विद हिम एंड एडेड दैट ही वुड टेक हर टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करना है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वाला एक क्वेश्चन है। फर्स्ट है ईच डे एंड ईच आवर ब्लैंक वैल्यूबल, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा कीमती होता है। तो यहाँ पे देखिए ईच डे हो या एवरी डे हो तो ये कंप्लीट एक को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगी इज, ईच डे एंड ईच आवर इज वैल्यूबल। सेकंड है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्लैंक ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, और ऑप्शन में हैज़ हैव, तो यहाँ पे भी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे महाद्वीप की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ यूज होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरीवन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद में ये है जो ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो समथिंग ही रहेगा, शुड का शुड भी हो जाएगा, और सेव का थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो शेव्ड, समथिंग शुड बी सेव्ड, और बाय लगा के एवरीवन लिखना ज़रूरी नहीं है, बाकी वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा समथिंग शुड बी सेव्ड अगेंस्ट ए रेनी डे। सेकेंड है दिस वर्क बुक कंटेंस 120 पेजेस, तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब के बाद में जो 120 पेजेस है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आर यूज होगा, 120 पेजेस आर कंटेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, कंटेंट के साथ इन आएगा, बाय नहीं यूज होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा 120 पेजेस आर कंटेंट इन दिस वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका क्वेश्चन बनाना है, और यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है द ताज एक्सप्रेस अराइव्ड इन धौलपुर एट 11 AM, ताज एक्सप्रेस धौलपुर में 11 बजे पहुँचती है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आंसर में जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो है वैन यानी कब, तो यहाँ यानी कि कब पहुँचती है धौलपुर ताज एक्सप्रेस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वैन के बाद में डज, क्योंकि ये सिंगुलर है ताज एक्सप्रेस, तो वैन डज द ताज एक्सप्रेस अराइव इन धौलपुर, क्योंकि समय तो आंसर बन जाएगा ना, यहाँ पे इस पार्ट को हटा देंगे और डज लगा देंगे उधर। सेकंड ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। मिसिस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिसिस शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती है, तो क्या वह नहीं पढ़ाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा डजंट शी, बस केवल ये क्वेश्चन टैग लगाना है। तो ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट होता है। देखते हैं सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक का है। अब है सेक्शन डी जिसमें दोनों टेक्स्ट बुक्स के फर्स्ट फ्लाइट बुक के फ्रॉज पोइट्री क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और फुटप्रिंट विदाउट फिट के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। और ये जो पैसेज है आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 से लिया गया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियों से। इस पैसेज में कुर्ग के बारे में बताया गया है। कुर्ग एक जिला है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये कॉफ़ी का इलाका है, और भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में जो फेमस है वो इस पैसेज में बताई गई है। तो पढ़ते हैं पैसेज। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग सैन्य टुकड़ी, इज़ वन एक है, ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड का यहाँ मतलब है से अधिक पदक प्राप्त करने वाली सैन्य टुकड़ी, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में।
यानी भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाली सैन्य टुकड़ी है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी। भारत के प्रथम सेनापति ऑफ द इंडियन आर्मी भारतीय सेना के जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाऊ आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी कोडाऊ आर द ओनली पीपल, केवल ऐसे लोग हैं इन इंडिया भारत में परमिटेड, जिन्हें अनुमति है टू कैरी ले जाने के लिए फायरआर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र यानी जैसे बंदूक पिस्तौल वगैरह को ले जाने की उनको परमिशन है कोडाऊ लोगों को। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। द रिवर कावेरी नदी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, इसका जल प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के जंगलों से। यानी कि इस इलाके में जो कावेरी नदी बहती है वो अपना जो जल है वो कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से प्राप्त करती है। महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर जो एक मीठे पानी की मछली, अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुतायत में इस पानी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स जो एक पक्षी होता है मछलियों को पकड़ने वाला, गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। Squirrels and langurs drop partly eaten fruit for the mischief of the enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. While squirrels, जबकि गिलहरियाँ, and langurs और लंगूर ड्रॉप गिराते हैं, partly eaten fruit आंशिक रूप से खाए हुए यानी थोड़े बहुत खाए हुए फल, for the mischief शरारत के लिए, of enjoy आनंद के लिए, the splash and the ripple effect splash यानी छपाक से, and the ripple effect यानी लहरों में हरकत करने के लिए, इन द क्लियर वाटर साफ पानी में। यानी लंगूर और जो गिलहरियाँ हैं वो थोड़े बहुत खाए हुए फ्रूट्स को शरारत करने के लिए, आनंद करने के लिए साफ पानी में गिरा देते हैं ताकि छपाक से गिर करके वो पानी में हरकत करे। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। एलिफेंट्स एंजॉय हाथी आनंद करते हैं, बीइंग बैथेड नहलाए जाने, एंड स्क्रब्ड रगड़े जाने, इन द रिवर नदी में, बाय देयर महावत्स उनके महावतों द्वारा। यानी हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में नहलाए जाने में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, सबसे जो आलसी लोग होते हैं, लेड बैक यानी आलसी या आरामप्रस्त, तो सबसे जो आलसी लोग होते हैं वो भी बिकम कन्वर्ट्स हो जाते हैं, परिवर्तित, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी जीवन के सबसे अधिक ऊर्जावान कार्य, एडवेंचर जोखिम भरे, विद रिवर राफ्टिंग नदी पर एक बेड़े में यात्रा करना, कनोइंग नदी में एक डोंगी में यात्रा करना, रैपलिंग रस्सी के सहारे चट्टानों से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग पर्वतारोहण करना, माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर साइकिल चलाना। यानी जो सबसे आलसी लोग हैं वो भी यहाँ आकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवन के सबसे एनर्जी वाले कार्य और साहसिक कार्यों में, जैसे रिवर राफ्टिंग नदी में एक तरीके की नाव में बैठ करके जो रिवर राफ्टिंग किया जाता है उसमें, कनोइंग नदी में एक डोंगी में यात्रा करना, और रैपलिंग रस्सी के सहारे नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण करना, चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर साइकिल चलाना, कि ये सब कार्य करने के लिए वो ऊर्जावान हो जाते हैं, वो भी उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। न्यूमरस यानी बहुत ही, वॉकिंग ट्रेल्स यानी पगडंडियाँ, इन दिस रीजन इस क्षेत्र में, आर ए फेवरेट प्रिय होती है, विद ट्रैकर्स यानी कठिन पदयात्रा करने वालों के लिए पगडंडियाँ बहुत ही प्रिय होती है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जनरल कैरियप्पा वाज। जनरल कैरियप्पा कौन थे? तो ऑप्शन ए है कुर्गी, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी तमिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुर्गी। जनरल कैरियप्पा वाज कुर्गी। जनरल कैरियप्पा कुर्गी थे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज, और वहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कौन है? ए महाशीर, बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी कावेरी, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए महाशीर। महाशीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में जो ट्रैकर्स होते हैं पैदल चलने वाले, उनका फेवरेट क्या है? तो ऑप्शन ए है रिवर राफ्टिंग, ऑप्शन बी रॉक क्लाइंबिंग, ऑप्शन सी माउंटेन बाइकिंग, ऑप्शन डी न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। पगडंडियों में बहुत अधिक चलना उनको प्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्टली ईटन फ्रूट।
चरियां और लंगूर आंशिक रूप से खाए हुए फलों को क्यों गिराते हैं? आंसर है इसका पैसेज में, वाइल स्क्विरल एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्टली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचिफ ऑफ एंजॉइंग एंड द स्प्लैश एंड राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डज कावेरी रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम? कावेरी नदी अपना जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये रहा पैसेज में इसका आंसर, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज अलाउड। और ये जो वर्ड दिया गया है अलाउड, इसका पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढना है, यानी पर्यायवाची। अलाउड यानी अनुमति देना और परमिटेड यानी भी अनुमति देना। तो ये रहा पैसेज में इसका आंसर परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। और ये जो नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना लगभग 20-30 वर्ड्स में, यानी 2 या 3 लाइनों में। तो फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज मंडेला विश टू कम आउट ऑफ ह्यूमन डिजास्टर फेस्ड बाय देम? किस तरीके का समाज मंडेला चाहते हैं मानवीय आपदाओं में उनके साथ आए जो उन्होंने फेस किए? तो आंसर है इसका, मंडेला विशेष ए सोसाइटी टू कम आउट ऑफ ह्यूमन डिजास्टर ऑन विच ऑल ह्यूमैनिटी विल हैव प्राउड पीपल होप सो फ्रॉम दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी। मंडेला चाहते हैं कि मानवीय विपत्ति से एक ऐसा समाज निकले जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो और लोग इस अभी नई नई मिली स्वतंत्रता से ऐसी आशा रखते हैं। सेकेंड है, हाउ इज स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल इम्पोर्टेंट? मीठी ब्रेड जो बोल के रूप में जानी जाती है वो कैसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर है इसका, इट इज़ यूज्ड इन ए पार्टी और ए फेस्ट और एन एंगेजमेंट फंक्शन। इट इज़ ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। इसका इस्तेमाल किसी पार्टी, दावत या सगाई समारोह में किया जाता है और क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों पर भी इसका इस्तेमाल होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुज कंपनी डू वी गेट इन कुर्ग? हमें कुर्ग में किसका साथ मिला? तो आंसर है इसका, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव अस कंपनी। मैकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई, वाइल्ड एलिफेंट्स आर देयर। तो कुर्ग में किस किस का साथ मिला था? इन पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हमारा साथ देने के लिए वहाँ मौजूद हैं। मैकॉक, मालाबार गिलहरी, लंगूर और पतले लॉरिस हमारी निगरानी करते हैं। जंगली हाथी भी वहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। जो नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन करना है और लगभग 80 वर्ड्स में करना है। और फर्स्ट है, व्हाट इज रिटन अबाउट द टी प्लकर्स इन द लेसन टी फ्रॉम आसाम? यानी जो चाय की पत्ती तोड़ने वाले हैं उनके बारे में लिखिए इस लेसन से, टी फ्रॉम आसाम से। आंसर है इसका, द टी प्लकर्स आर दोज पीपल हु प्लक टी लीव्स फ्रॉम द बशेस ऑफ टी। चाय तोड़ने वाले वे लोग हैं जो चाय की झाड़ियों से चाय की पत्तियां तोड़ते हैं। दे ऑल वर्क इन ए ग्रुप, वे सब समूह में काम करते हैं। दे हैव बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, उनकी पीठ पर बांस की टोकरियां होती हैं। दे वियर प्लास्टिक एप्रॉन्स, वे प्लास्टिक के एप्रॉन पहनते हैं। दे प्लक न्यूली स्प्राउटेड लीव्स ऑफ टी प्लांट्स, और वे चाय के पौधों की नई नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ते हैं। देयर वर्क, वे अपने काम में बहुत कुशल होते हैं। देयर सलेक्शन ऑफ टी लीव्स इज़ वेरी रिमार्केबल, चाय की पत्तियों का उनका चयन उल्लेखनीय है। दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स एंड अटेंटिव इन देयर वर्क, वे अपने काम में बहुत ही मेहनती और चौकस हैं। द टी प्लकर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टी, चाय तोड़ने वाले उत्पादन और उपलब्धता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। और यहाँ पे भी देखिए जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनमें से 2 में से एक करना है 40 वर्ड्स में, लगभग 4 लाइनों में। तो फर्स्ट करते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द चुबुको आर द डिफेक्ट्स इन द गैस? चुबुको के अनुसार गैस में क्या दोष हैं? गैस जो कि कुत्ते का नाम है। तो आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू द चुबुकोस, चुबुको के अनुसार गैस इज ओल्ड एंड एज अगली एज ए वॉर्न आउट कैब हॉर्स, गैस पुराना है और घिसे पिटे घोड़े की तरह बहुत ही बदसूरत है। इट्स पेडिग्री इज नॉट नॉन, इसकी नस्ल का पता नहीं है। इट्स ए शॉर्ट इन द मजल, इसका मुंह छोटा है। इट इज सिली, ये मूर्ख है। इट इज़ बाइंग कॉस्ट इज मोर देन स्क्वीजर, इसे खरीदने की कीमत स्क्वीजर से अधिक है। इट हैज़ गॉन लैम नाउ, और यह अब लंगड़ा हो गया है। तो चुबुको के अनुसार गैस में ये सब दोष है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट्स को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे भी दोनों में से एक करना है, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है वो फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है, और सेकंड वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री 10 फॉर एन ग्रेगरी से लिया गया है। तो सेकंड वाली करते हैं।
आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना एक वृद्ध आदमी से, बट यस्टर नाइट, लेकिन कल रात, डिक्लेयर, घोषणा करते हुए, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, उसे एक ग्रंथ मिला, टू प्रूव, जो ये सिद्ध करता है। यानी कवि कह रहा है कि लेकिन कल रात मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को घोषणा करते हुए सुना है कि उसे एक ग्रंथ मिला है जो ये सिद्ध करता है कि दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर, दैट ओनली गॉड, केवल भगवान, माई डियर, मेरे प्रिय, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, केवल तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे सुनहरी बालों के लिए, तुम्हारे पीले बालों के लिए। यानी कवि के कहने का मतलब यह है कि केवल ईश्वर ही मनुष्यों से आत्मिक प्रेम रखता है, ना कि शारीरिक। वह बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्यार करता है। केवल वही है जो आपको खुद को प्यार करता है, ना कि आपकी बाहरी सुंदरता को। तो इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, बूढ़े धार्मिक व्यक्ति ने क्या घोषणा की? तो आंसर है इसका डिक्लेयर्स दैट ओनली गॉड लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट ने क्या सुना, कवि ने क्या सुना? तो आंसर इसका द पोइट हियर्स अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ही हैज़ फाउंड ए रिलीजियस टेक्स्ट, उसने बूढ़े आदमी के बारे में सुना कि उसे एक धार्मिक ग्रंथ मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। नीचे दिए गए इन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको लगभग 20 वर्ड्स में। फर्स्ट है, राइट द आइडेंटिटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ की पहचान क्या है? तो आंसर है इसका क्रोकोडाइल इज डेंजरस, क्रोकोडाइल वीप्स एज इट स्वॉलो इट्स विक्टिम, मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होता है और जब ये अपने शिकार को निगलता है तो ये रोता है। थस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स फैक्ट ईयर्स, इसलिए इसे इसके नकली आंसू से पहचाना जा सकता है। इट इज ए बिस्ट, यह एक जानवर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सिमिलरिटी हैज़ द पोइट ड्रॉन इन द पोएम फॉग, पोएम फॉग से कवि ने क्या समानता खींची है? और आंसर है इसका द पोइट कंपेयर्स फॉग विद ए कैट, कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से करता है। फॉग कम्स साइलेंटली रेस्टिंग ऑन इट्स हंचेज एज ए कैट एंड डिसअपियर्स इन द सेम मैनर एज ए कैट डज, कोहरा चुपचाप बिल्ली की तरह अपने घुटनों पर आराम करता हुआ आता है और बिल्ली की तरह ही गायब हो जाता है। नंबर 17 है, आंसर एनी 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना लगभग 80 वर्ड्स में। तो सेकंड वाला करते हैं, हाउ डिड द लॉइजल रिपेयर फॉर द लॉस्ट नेकलेस, लॉइजल ने खोए हुए हार की भरपाई कैसे की? तो आंसर है इसका दे रिपेयर्ड फॉर द लॉस्ट नेकलेस मॉनिटरली, फिजिकली एंड मेंटली, उन्होंने खोए हुए हार की कीमत आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से चुकाई। दे हैड 18,000 फ्रैंक्स, उनके पास 18,000 फ्रैंक थे। दे बोरोड द रेस्ट फ्रॉम द यूजर्स एंड द लेंडर्स, उन्होंने बाकी पैसे ब्याजखोरों और उधारदाताओं से उधार लिए। इन द रीपेमेंट ईयर्स मटिल्डा लॉस्ट हर ब्यूटी, चुकाने के वर्षों में मटिल्डा ने अपनी सुंदरता खो दी थी। लॉइजल टॉयल्ड इन द इवनिंग्स, लॉइजल शाम को मेहनत करता था। एट नाइट ही डिड द वर्क ऑफ कॉपिंग, वह रात में नकल का काम करता था। शी वॉज टर्न्ड फ्रॉम एन एलिगेंट ब्यूटी इंटू ए हार्ड प्रूड वुमन, वह एक सुंदरी से कठोर असभ्य महिला में बदल गई थी। दे सेंट अवे द मैड चेंज्ड देयर लॉडगिंग्स एंड रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने नौकरानी को भेज दिया, अपने रहने के स्थान को बदल दिया और अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। मटिल्डा लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, और मटिल्डा ने रसोई का मुश्किल काम भी सीखा। एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द सीन एट द फीडिंग टाइम, खाने के समय का दृश्य क्या था? ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लिया गया है। तो आंसर है इसका ट्राइस्टन सर्व्ड फूड इन ईच बाउल, खाने के समय ट्राइस्टन ने प्रत्येक कटोरी में भोजन परोसा। देयर वाज ए हेडलॉन्ग रश एंड साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और तेज गति से भोजन परोसने की आवाजें आने लगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय हॉरेस डेनेबी, हॉरेस डेनेबी द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती क्या थी? तो आंसर है इसका हॉरेस डेनेबी रिमूव्ड हिज ग्लव्स टू लाइट द सिगरेट ऑफ द लेडी, हॉरेस डेनेबी ने महिला की सिगरेट जलाने के लिए अपने दस्ताने उतारे। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और उसने तिजोरी बिना दस्तानों के खोली। ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स देयर, और उसने वहां पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट आंसर, ये आपकी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट से लिए गए हैं और ऑप्शनल है। फर्स्ट है, वाई वाज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, ऑप्शन ए है ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, वह नोटिस नहीं करता है कि उसे लूट लिया गया है। ऑप्शन बी है ही कैन कैच द थीफ ईजिली, वह चोर को आसानी से पकड़ सकता है। ऑप्शन सी है ही हैज़ गुड रिलेशनशिप विद पुलिस, उसके पुलिस से अच्छे संबंध है।
ऑप्शन डी, ही इज़ वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, वह नोटिस नहीं करता है कि उसे लूट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड हॉरेस प्रॉमिस टू द लेडी, हॉरेस ने महिला को क्या वादा किया था। ऑप्शन ए है टू गिव हिम सम मनी, कुछ धन देने के लिए, टू गिव हिम समथिंग टू ईट, कुछ भोजन देने के लिए, ऑप्शन सी नॉट टू डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, ऑप्शन डी नेवर टू डू रॉबरी अगेन, आगे से कभी डकैती नहीं करने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कभी भी डकैती नहीं करने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड एब्राइट डू आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, एब्राइट ने ग्रेजुएशन के बाद में क्या किया। तो ऑप्शन ए वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस डिपार्टमेंट के कृषि प्रयोगशाला और सेना की प्रयोगशाला में काम किया। ऑप्शन बी है वर्कड इन जंगल्स विद हिज स्टडीज ऑन इंसेक्ट्स, कीटों पर जंगल में अध्ययन किया। ऑप्शन सी है सर्च्ड फॉर ए सुटेबल जॉब्स एज ही वाज फादरलेस, पिता विहीन होने के कारण उसने उपयुक्त जॉब ढूंढा। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। ऑप्शन ए वेटर, ऑप्शन बी ए शॉपकीपर, ऑप्शन सी ए होटल एम्प्लॉय, ऑप्शन डी ए सीक्रेट एजेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीक्रेट एजेंट। मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था। और इसी के साथ आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।